हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इतिहास का, पार्ट एक यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज ही स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एक ऐसे राष्ट्र राज्य के विचार का विकास जिसके नागरिकों की समान पहचान और समान इतिहास हो। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसे राष्ट्र राज्य के विचार होते हैं जिसका विकास उसके नागरिक की समान पहचान और समान इतिहास से होता है। तो हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो सबसे पहले ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में। फिर नेपोलियन की नागरिक संहिता आई थी 1804 ईस्वी में, और वियना संधि 1805 ईस्वी में, और उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण उसके बाद, और उसके बाद इटली का एकीकरण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, नेपोलियन की नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में, वियना संधि 1805 ईस्वी में, उदारवादियों की क्रांति 1848 ईस्वी में, और जर्मनी का निर्माण, फिर उसके बाद इटली का एकीकरण। अब हम देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में अल्पतंत्र का अंत हुआ, संविधान को अपनाना, सहमति से सरकार बनाना, संसद द्वारा प्रतिनिधि सरकार बनाना, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार का अंत। जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसमें राजनीतिक क्षेत्र में अल्पतंत्र का अंत हुआ था, संविधान को अपनाया गया था, सहमति से सरकार बनाया गया था, और संसद द्वारा प्रतिनिधि सरकार को अपनाया गया था, और कानून के समक्ष जो है समानता रखी गई थी, और संपत्ति के आधार का अधिकार जो है वो अंत किया गया था। और आर्थिक क्षेत्र में बाजारों को मुक्त कर दिया गया था, बाजार मुक्त हो गया था, और वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की समाप्ति हो गई थी। और आर्थिक क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं द्वारा राज्य पर लगाए गए प्रतिबंधों की समाप्ति हो गई थी। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य। तो 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसे कि हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। 18वीं सदी में जो है कई देश थे जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड उस रूप में नहीं थे, छोटे छोटे जैसे हम उन्हें आजकल देखते हैं। वे जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और उनका एक स्वतंत्र शासक था, मतलब राजा था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी क्रांति को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो है वो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति थी। सबसे पहले राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति यहीं पे फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में किया गया था 1789 में। इसने जो है फ्रांस में राजतंत्र का शासन था, राजा थे वहां के शासक, तो उसको समाप्त कर दिया और प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दिया। और इस क्रांति से पहले जो है फ्रांस का ऐसा शासक, ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। 1804 की नेपोलियन संहिता, इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। 1804 की जो नेपोलियन संहिता है इसे 1804 में ही लागू किया गया था, इसलिए इसका नाम 1804 की नेपोलियन संहिता पड़ा है। और इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को जो है वो समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी राजतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और
उसमें महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी क्रांतिकारी फ्रांस जो था वो उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति या धन है, और संपत्ति से जो हीन पुरुष है और सभी औरतों को जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उनको अधिकार नहीं दिए गए थे। केवल थोड़े ही समय के लिए जब जैकोबिनों का शासन था, उसी समय में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन की संहिता पुनः आई, सीमित मताधिकार वापस ले आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें ऐसा दर्जा दे दिया कि वो वोट नहीं डाल सकते, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिए और उन्हें जो है पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। अब है वियना कांग्रेस। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौते तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। वियना कांग्रेस 1815 में जो है ब्रिटेन, प्रसा और रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां हैं, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि तो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए और जिसकी अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। अगला है हमारा 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकत्रित इटली का जो है राजा घोषित कर दिया गया था। 1861 ईस्वी में जो है इमैनुअल द्वितीय इसको एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया था, मतलब कि 1861 में जो है इटली का एकीकरण संपन्न हो गया था। वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। वर्साई में जो एक समारोह हुआ था जिसमें प्रसा के राजा जो विलियम प्रथम है उसको भी जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जो राष्ट्रवादी संघर्ष है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है? राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस और इटली की औरतों ने जो है सक्रिय योगदान दिया था। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए थे, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए थे और प्रदर्शनों में भी भाग लिया था। महिलाओं ने इतना सब कुछ किया था, लेकिन तभी भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिला था। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण शब्द। कुलीन वर्ग, ये जमीन के मालिक थे। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग जो है वो जमीन के मालिक थे और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर जो है किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। उदारवाद जो होता है यानी लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है और जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानूनों के समक्ष समानता। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष रूप का मतदान होता है जिसके द्वारा जो है किसी भी क्षेत्र की जो सारी जनता होती है उनसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है कि ये कानून बनने वाला है, आप लोगों को स्वीकार है या नहीं। ऐसे रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो
परंपराओं और स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं, पुराने जो परंपराएं और जो रीति रिवाज है उन पर बल देता है। यूटोपिया कल्पना दर्श। यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। तो यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है, इतना अच्छा है वो, कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, कि वो संभव नहीं हो सकता। फिर है रूमानीवाद। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। नारीवाद स्त्री पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। नारीवाद जो है स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और जो हितों का है बोध करवाना नारीवाद है। जुंकर्स प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं। प्रसा की जो एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल हैं, वो जुंकर्स है। जुंकर्स। जोल्वेराइन। जोल्वेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जोल्वेराइन जो है ये जर्मन का एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन जो है राज्य शामिल थे, और यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था, और इसमें जो विभिन्न राज्यों के बीच जो शुल्क अवरोध होते हैं उनको समाप्त कर दिया गया था। शुल्क अवरोध मतलब टैक्स। और मुद्राओं की संख्या जो है 2 कर दी गई थी। जैसे हमारे भारत में एक ही मुद्रा चलती है रुपया, वैसे ही जो यूरोप जर्मन शुल्क संघ में पहले 20 से भी अधिक थे, उनकी संख्या 2 कर दी गई थी, और यह संघ जो है जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जोल्वेराइन। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो उनमें से हमारा सबसे पहले है जूसेप्पे मैत्सिनी। इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। जूसेप्पे मैत्सिनी जो है इटली का एक महान क्रांतिकारी था और जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था, और इसी के फलस्वरूप जो है इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला था। और जूसेप्पे मैत्सिनी जो है वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। अब है हमारा गैरिबोल्डी। गैरिबोल्डी इटली का महान क्रांतिकारी था जो मैत्सिनी का सहयोगी था। गैरिबोल्डी जो है जूसेप्पे मैत्सिनी का सहयोगी था, वह समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। गैरिबोल्डी जो है इटली का महान क्रांतिकारी था और मैत्सिनी का सहयोगी व समकालीन भी था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए भी कई आंदोलन भी किए थे। अब हमारा कावूर। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। कावूर जो है वो इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह जो है इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था और उसने सबसे पहले जो है अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ है। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। बिस्मार्क को उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसने प्रयासों से ही जर्मनी का उसके जो प्रयास है उसी से ही जर्मनी का जो है एकीकरण संभव हो पाया है। अब हम देखेंगे कुछ प्रतीकों का अर्थ। प्रतीकों का अर्थ तो यहाँ पे कुछ प्रतीक दिया गया है और यहाँ पे उसके कुछ महत्व दिए गए हैं। टूटी हुई बेड़िया होती है आजादी मिलने की प्रतीक। टूटी हुई बेड़िया जो है वो आजादी मिलने की प्रतीक होती है। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। बाज छाप वाला कवच जो है वो जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है।
बलुतपत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक है। बलुतपत्तियों का मुकुट जो है वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार जो है मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली जो है वो शांति की चाह है। तलवार पर जो लिपटी होती है जैतून की डाली वो शांति की चाह है। काला लाल और सुनहरा तिरंगा, काला लाल और सुनहरा तिरंगा जो है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। काला लाल और सुनहरा तिरंगा जो है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें, उगते सूर्य की किरणें, यह एक नए युग का सूत्रपात है। उगते सूर्य की किरणें जो है नए युग का सूत्रपात है। अब हम देखेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले। रिक्त स्थान भरिए। डैश ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी, तो वह है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। वाक्य को ऐतिहासिक रूप से सही करके लिखिए। काउर को जर्मनी का बिस्मार्क माना जाता है। काउर को जो है जर्मनी का बिस्मार्क माना जाता है, नहीं, काउर को जो है इटली का बिस्मार्क माना जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। वाक्यों के आगे सत्य और असत्य लिखिए, टी और एफ। फ्रेडरिक सोरियो ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। फ्रेडरिक सोरियो जो है इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, असत्य, नहीं, फ्रेडरिक सोरियो ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं दिया। गैरीबोल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, हाँ, तो ये ट्रू है। गैरीबोल्डी जो है उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। फ्रांस की क्रांति 1815 ईस्वी में हुई, नहीं, ये असत्य है। मैटरनिक ने कहा कि जब फ्रांस जीतता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये ट्रू है। जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था। जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, तो ये भी सही है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो जो है वो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो जो है फ्रांसीसी चित्रकार था। फ्रेडरिक सोरियो फ्रांसीसी चित्रकार था, ठीक है। अर्नस्ट रेनन कौन है? और अर्नस्ट रेनन जो है फ्रांसीसी दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? जर्मन राष्ट्र का रूपक जो है वो जर्मेनिया था, जर्मेनिया, और वो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया है और जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन, ये जो है इसका नाम क्या है? मॉन्टेस्क्यू, इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन का सिद्धांत अपनाया था। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। जोल्वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? जोल्वेराइन जो है वो क्या था और जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक कैसे था वो? जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ है, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था और मुद्राओं की संख्या जो है 30 से 2 कर दी थी। 30 थी मुद्राओं की संख्या और उसे 2 कर दी थी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था और इसमें अधिकांश सबसे ज्यादा जर्मन राज्य थे। 1834 में इसकी स्थापना हुई थी और जो जर्मन राज्य है उनके बीच शुल्क टैक्स को समाप्त कर दिया गया था और मुद्राओं की संख्या जो है करेंसी वहां की 2 कर दी गई थी और इस प्रकार जो है इसने जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथ्सिनी द्वारा
स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। जूसेप्पे मैत्सिनी जो हमने पढ़ा उसके द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताने हैं। तो एक था यंग इटली और एक था यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप। 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? 19वीं सदी में है कौन? राष्ट्र राज्य का उदय। जो जितने भी राज्य थे ना वो एक राष्ट्र मिल गए और फिर उनका राज्य चला, तो राष्ट्र राज्य का उदय। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे उनको क्या कहा जाता था? स्लाव। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था, स्लाव। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस जो है 1815 ईस्वी में शुरू की गई थी वियना कांग्रेस। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? 1815 की जो वियना संधि है उससे किसका संबंध है? ड्यूक मैटरनिक का संबंध है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? नेपोलियन युद्धों के दौरान जो बदलाव हुए थे उनको खत्म करना किस संधि का वो था? कौन सी संधि चाहती थी? तो वियना संधि। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये था मैटरनिक। हाँ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी? तो किस संधि ने जो है यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी? तो ये थी कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। इसी संधि के द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी गई थी। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आयरलैंड में जो है प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वोल्फटोन ने इसका नेतृत्व किया था, वोल्फटोन। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और हाथ में तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। लघु दीर्घ प्रश्न देखेंगे अब हम 3 और 5 अंक वाले। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने फ्रांसीसी लोगों के मन में कैसे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की थी? तो सबसे पहला पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा, एक समान भार व मान की व्यवस्था। तो उन्होंने क्या किया? पितृभक्ति और नागरिकता के विचार पर जोर दिया, नए राष्ट्र और चिन्ह बनाए, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था चलाई, राष्ट्रीय भाषा बनाया, एक समान भार व मान की व्यवस्था रखी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन जो है उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का जो समावेश किया और जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल और तर्कसंगत बना दिया है, तो इसकी समीक्षा करनी है। तो सब नेपोलियन की संहिता लागू की थी इसने ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्र में सुधार किया और व्यापार में भी सुधार किया था। नेपोलियन की संहिता जो है इसके द्वारा ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया था, शहरी क्षेत्र में सुधार किया गया था और व्यापार में भी सुधार किया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनके विचारों के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया था। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य, स्थानीय बोलियां व लोक साहित्य पर बल और भाषा। तो सबसे पहले तो कला, काव्य, कहानियां जो होती है, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया था। लोकगीत, जनकाव्य और लोककृति ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया था और स्थानीय बोलियों और लोक साहित्यों पर बल दिया गया था
और भाषा पे पर भी बल दिया गया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं, आ जाइए। आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। आरंभ में जो है विलियम जो है प्रथम है, उसने प्रसा के सिंहासन पर आसीन हो गया, मतलब सिंहासन उसे मिल गया। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, और उसके बाद जो है बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार कर ली थी, और वियना कांग्रेस आ गया था, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना दिया गया था। एकीकरण में बाधाएं आ गई थी, और बिस्मार्क द्वारा जो है ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित हो गए थे, और विश्व शक्तियों को तटस्थ करना व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। बिस्मार्क द्वारा जो है ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित हो गए थे, और विश्व शक्तियों को तटस्थ करना, एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। तो यही सब थे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी? इटली के जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, और बताना है कि उसके मार्ग में जो है कौन कौन सी बाधाएं आई थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया में 1832 में कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था। फ्रांस से संधि हुआ था, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था, और 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया था। और द्वितीय चरण में जो है मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जन्म संग्रह द्वारा सार्डिनिया में मिला दिया गया। तृतीय चरण में जो 1860 में गैरीबुल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिया गया। और चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार कर लिया गया। 1871 में पोप से समझौता हुआ, और एकीकृत इटली का उदय हो गया था। इटली का एकीकरण जो है वो 4 चरणों में विभाजित है। सबसे पहला तो 1832 में जो है कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था, उसने फ्रांस से संधि किया, और ऑस्ट्रिया पराजित हो गया 1859 में, और लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया गया था। द्वितीय चरण में मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में मिला लिया गया। और तृतीय चरण में 1860 में गैरीबोल्डी द्वारा जो सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिया गया। चतुर्थ चरण में वेनेशिया और रोम पर अधिकार जमा लिया गया, और 1871 में पोप से समझौता कर लिया गया, और एकीकृत इटली का उदय हुआ। आ जाइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एवं लंबी प्रक्रिया का निर्माण किस प्रकार था? ब्रिटेन में जो है राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार से था? तो आ जाइए देखते हैं। और एकीकरण में इटली का एकीकरण जो है उसमें कुछ बाधाएं भी आई थी। तो एकीकरण में बाधाएं, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। एकीकरण में जो इटली के एकीकरण में जो बाधाएं आई थी उसमें राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था, पोप का शासन था, वियना कांग्रेस लागू हुआ था, और अनुदारवादी शासक थे वहां के। तो यही था इटली के एकीकरण में बाधाएं। अब हमारा सिक्स्थ आंसर जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन था, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य है उसका निर्माण का परिणाम किस प्रकार था? यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निरीजातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि, 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना जाना, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन, स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व, आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा, राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में। यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था।
पहले जो नीच जातीय पहचान थी और राष्ट्र की अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई थी। 1688 में जब राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना गया था और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कर दिया गया था। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमाया गया था। आयरलैंड को 1801 ईस्वी में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया था और आंग्ल संस्कृति का दबदबा बनाया गया था। राष्ट्र के प्रतीक जो झंडा और राष्ट्रगान को बढ़ावा मिला था और पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में ही थे। आ जाइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। यूरोप पर प्रभाव, राष्ट्र राज्यों का उदय, लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा मिला था, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल दिया गया था, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। यूरोप पर क्या प्रभाव हुआ था। सबसे पहले तो राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, लोकतंत्रीय सिद्धांत जो है उसको बढ़ावा मिल रहा था, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानता पर बल दिया गया था, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग की गई थी, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं शामिल कर ली गई थी। आ जाइए हम अपना अगला 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका असर न ही बस फ्रांस पे बल्कि पूरे विश्व पे इसका असर पड़ा, इसकी हमें समीक्षा करनी है। फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई, लोक कल्याणी कार्य हो गए, समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई, नवीन कानून संहिता लागू की गई, नेशनल असेंबली का गठन किया गया, आर्थिक एकीकरण किया गया, कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, अधिकार सुरक्षित किया गया, मध्य वर्ग का उदय हुआ और उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और संस्कृति व भाषा की भूमिका निभाई गई, जन विद्रोह भी हुआ। तो इसमें हम देखेंगे फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े। फ्रांस में तो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई, लोक कल्याणकारी कार्य भी हो गए और समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव भी रखी गई, नवीन कानून संहिता लागू की गई, नेशनल असेंबली का गठन किया गया और उसके बाद जो है आर्थिक एकीकरण किया गया, कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो गई और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित हो गया। और जो इसका बाकी यूरोप पर जो असर पड़ा था वो मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हो गया था और यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, संस्कृति व भाषा की भूमिका हुई और जन विद्रोह भी हो गया। अब हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 1804 की जो नागरिक संहिता है जिसे हम नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं, उसकी समीक्षा करनी है। जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति हुई, संपत्ति के अधिकार की बहाली की गई, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति हो गई, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार हुआ, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। जन्म पर आधारित जो सुविधाएं उनकी समाप्ति कर दी गई, संपत्ति के अधिकार की बहाली हुई, जमींदारी और सामंती व्यवस्था थी उसकी भी समाप्ति हो गई, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार हुए, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। बस यही सब हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। यूरोप का जो कुलीन वर्ग था उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो आज ये देखते हैं। जीवन जीने की समान शैली थी, भूस्वामित्व था उनके पास, कूटनीतिक भाषा वाले लोग थे वो, आपस में वैवाहिक संबंध थे और उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। कुलीन वर्ग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुलीन वर्ग जो है जीवन जीने की समान शैली थी उनकी, भूस्वामित्व था, जमींदार थे, जमीनों के राजा थे, कूटनीतिक भाषा का प्रयोग करते थे, आपस में वैवाहिक संबंध था उनके में और उच्च वर्गों के बीच जो है वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1805 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 1805 की जो वियना संधि है
उसका वर्णन करना है। उत्तरी नीदरलैंड में जो है साम्राज्य की स्थापना की गई। दक्षिण में जेनेवा को पीडमोंट के साथ मिला दिया गया। प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। उत्तरी नीदरलैंड में जो है में साम्राज्य की स्थापना की गई। दक्षिण में जेनेवा को पीडमोंट के साथ मिला दिया गया और प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दे दिए गए और पूर्व में जो रूस था उसको पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? यूरोप में जो उदारवादी थे उनके द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो आ जाइए देखते हैं। कानून के समक्ष समानता उनके थे और वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। बाजार की स्वतंत्रता, राज्य द्वारा वस्तुएं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर थे। वो लोग जो थे कानून के समक्ष समानता चाहते थे, वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, सभी को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, बाजार की स्वतंत्रता और राज्य द्वारा चुनाव एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के जो पक्षधर थे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? औद्योगिकरण की वृद्धि जो थी उसने यूरोप में किस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक समीकरण को बदल दिया था? तो आ जाइए देखते हैं। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई थी। शहरों को विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ था। श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय हुआ था। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति हुई थी। समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता थी। पश्चिमी और मध्य यूरोप के जो हिस्से हैं उसमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हो गई थी। शहरों को विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो गया था। श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय हुआ और कुलीन विशेषाधिकार की जो है वो समाप्ति कर दी गई और उनके विचारों की लोकप्रियता थी लेकिन तभी भी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी? यूरोप के जो राष्ट्रवादी संघर्ष थे उसमें जो महिलाएं थी उनकी भूमिकाएं क्या थी? स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाना, हमने पढ़ा कि महिलाओं ने वहां स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाए थे। समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। मताधिकार प्राप्ति हेतु उन्होंने बहुत संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेते थे वो, तभी भी उन्हें मताधिकार नहीं दिया जाता था। स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाते थे वो, समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। महिलाएं मताधिकार प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष किया, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अब हमारा 15th क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे? 19वीं सदी में जो है यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद के जो है क्या कारण थे? जनता पर अत्याचार हो रहा था इसलिए ऐसा राष्ट्रवाद की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। निरंकुश शासन व्यवस्था थी। उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा लग रहा था। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका आ गई थी। जनता पर जो है बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। निरंकुश शासन व्यवस्था थी। उदारवादी विचारों का प्रसार हो रहा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लग रहा था और शिक्षित मध्य वर्ग जो है उनकी भूमिका थी। तो इन्हीं के कारण जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था। 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार में लिखिए। 1815 से 1914 के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्र थे उनके 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखना है। तो आ जाइए देखते हैं। वस्तुओं का प्रवाह होने लगा था, पूंजी का प्रवाह होने लगा था और लोगों का प्रवाह होने लगा था। 1815 से 1914 के बीच वस्तुओं का प्रवाह हुआ था, पूंजी का प्रवाह हुआ था और लोगों का प्रवाह हुआ था। इसी पॉइंट्स को हम डिफाइन कर देंगे अच्छे से। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्रों में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यूरोप में जो है 1871 के बाद जो बाल्कन क्षेत्र थे उनमें बनी जो विस्फोटक परिस्थितियां थी उनका वर्णन करना है। तो आ जाइए देखते हैं।
बाल्कन क्षेत्रों में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया आदि देशों में। बाल्कन क्षेत्र जो था उसमें भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी, जैसे वहां रोमानिया लोग रहते थे, बुल्गारिया लोग रहते थे, अल्बानिया आदि देशों में। ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण जो है बाल्कन में विस्फोटक स्थिति बन गई थी। ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण ही बाल्कन में विस्फोटक स्थिति बन गई थी। बाल्कन क्षेत्र में विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय में खोई आजादी को वापस लेने के अवसर के रूप में देखा। बाल्कन क्षेत्र में जो विद्रोही राष्ट्रीय समूह थे उन्होंने अपने संघर्षों को जो है लंबे समय में खोई आजादी को वापस लेने के अवसर के रूप में देखा। बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच व्यापार और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। बाल्कन क्षेत्र में जो है बड़ी शक्तियां थी, उनके बीच व्यापार और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। हर एक राज्य जो चाहता था वो अपने लिए ज्यादा क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। तो इसी के साथ हमने हिस्ट्री का इतिहास का पार्ट एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।